लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। लेट्स माई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ आए हुए हैं अंशु जी खंडेलवाल, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अंशु जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अंशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक शिक्षाविद हैं, और शिक्षाविद होने के नाते सबसे पहले मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपने जो अपना करियर एक एजुकेशन के रूप में चुना है, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई या कहीं बाहर से हुई? मैं बता दूं आपको कि मेरी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो जयपुर से हुई है। जी। पहले हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट से, उसके बाद मैंने अपनी 12th एजुकेशन जो थी वो मैंने रावत एजुकेशन ग्रुप से की, और आज ही मेरा सौभाग्य भी है कि मैं वहीं अपनी एजुकेशन दे रहा हूँ और वहीं मैं अपने अकाउंट्स के क्लासेस वही ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इस समय आप रावत एजुकेशनल ग्रुप में ही पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, लास्ट 15 ईयर्स से मैं रावत एजुकेशनल ग्रुप में एज ए सीनियर लेक्चरर वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और लास्ट 15 ईयर्स से हम लोगों ने यहाँ पे कई मेरिट्स भी निकाली है सर। बिल्कुल सही है। तो आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप रावत एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं रावत के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग कई बार चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब्जेक्ट रहता है हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। इसके अलावा आप अपने खुद भी? मैं खुद डायरेक्टर हूँ अचीवर्स क्लासेस। हमारी 2 ब्रांचेज हैं, एक मानसरोवर, एक देवीनगर सोडाला में। हम लोग वहाँ पे कॉमर्स के 11th 12th बीकॉम CA वगैरह की एजुकेशन देते हैं बच्चों को, और लास्ट 20 ईयर से हम लोग ये चला रहे हैं, और बहुत अच्छे से बच्चों को रेस्पॉन्स मिला। और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो केवल जयपुर में नहीं, बाहर भी हमारे बहुत बच्चे काम कर रहे हैं। विदेशों में भी हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छी स्टेज पे काम कर रहे हैं। आज के टाइम में जो कॉमर्स का लगाव है बच्चों का, वो पहले से ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है? देखिए, बीच में अभी कॉमर्स का लगाव थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन वापस रुझान बढ़ रहा है। रुझान डाउन होने का कारण एक ही है सिर्फ, कि गाँव में जो है बच्चे जो जयपुर की ओर आते हैं, गाँव में एजुकेशन के नाम पर केवल 2 ही सब्जेक्ट जाने जाते हैं, वो आर्ट्स और साइंस। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, एक बार कॉमर्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई बच्चा एंट्री ले लेता है तो कहीं भी उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना फेस नहीं करना पड़ता। हम अदर सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन सीधी बात यह है, कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बच्चे का माइंड मनी पैसा कमाने पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मेरे एजुकेशन लाइन में मैं जब से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलता वो कहे कि सर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कहीं ऐसा इशू क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट अच्छे अच्छे पैकेज पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे रावत स्कूल में क्या मेरिट में आए कभी? बिल्कुल, अभी बिफोर 3 ईयर्स पहले निकिता टिंकर हम लोगों ने पूरे राजस्थान में नंबर 1 परचम लहराया था। अभी लास्ट ईयर हम बात करें तो हमारी जो स्टूडेंट थी जयपुर टॉपर रही, खुशी बंसल। तो हम लगातार कंटिन्यू अपना काम करते जा रहे हैं, और बाकी गॉड गिफ्ट है, भगवान कर रहा है हम लोगों की पूरी। पढ़ाई के साथ साथ क्या रावत एजुकेशनल ग्रुप में बच्चों को संस्कार, डिसिप्लिन या समाज से जुड़ी हुई व्यवहारिक चीज़ें सिखाई जाती हैं? देखिए, रावत स्कूल शुरुआत से ही इस मामले में बहुत अपर लेवल पर आया है। उनका जो मेन मोटिव है बच्चों में संस्कार डालना। एजुकेशन में तो रावत का पूरे भारत में ही लगभग सा नाम हो चुका है, लेकिन आज हम बात करें संस्कारों की, तो बच्चों में डिसिप्लिन बहुत अच्छे लेवल पर दिया जा रहा है। क्या आज मीडिया जो है बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है? इसमें हम बच्चों को कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी पर्सनली अगर एक क्वेश्चन और है मेरा कि पाश्चात्य जो सभ्यता है वो हमारे देश में वैसे में घुस करके मीडिया के माध्यम से मोबाइल्स में प्रवेश कर गई है। तो एक शिक्षाविद जो होता है वो सभी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माता होता है, और एक समाज का निर्माता होने के नाते आप बच्चों को मतलब इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बाकी किसी की बात नहीं कर सकता। मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मेरा बच्चों के प्रति इतना वो रहता है कि कैसे ना कैसे करके, क्योंकि एक पेरेंट्स के पीछे
आजकल हम लोग एक या दो ही लोग रह गए हैं। पेरेंट्स के देखते हैं हम सिंगल या डबल चाइल्ड्स हैं। अगर ये भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो सोचिए आप आने वाले फ्यूचर क्या होगा। हम अपने ज़माने की बात करें तो वहाँ हम जब देखते थे कि वहाँ कोई वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं तो हर मोड़ पे एक वृद्धाश्रम ओपन होने जा रहा है। उसका कारण यही है कि बच्चों को हम लोग डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रहे हैं। और मेरी लाइफ में जो स्टूडेंट मैंने पढ़ाए उनका हमेशा ये टारगेट रहा हम लोगों का कि स्टूडेंट कैसे ना कैसे करके अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत जुड़ा रहे, अच्छे संस्कार दे, बहन बेटियों की कैसे वो कद्र करे, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जो हम लोगों को आगे ले जाने वाली है। क्योंकि मेरा ये मानना है जो स्टूडेंट अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है, वो नो डाउट कि बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है वो लोग। आप अभी आपने बताया कि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो जो अकाउंट्स है वो हमारी लाइफ में कहाँ तक कारगर है बच्चों के लिए? क्या उसकी प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है उसकी? देखिए कॉमर्स जो सब्जेक्ट होता है उसमें मेन बिजनेसमैन वो कोई भी पर्सन जो चलता है, हम ये कहते हैं कि बेटा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अकाउंट्स एक सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कहते हैं कि एक अच्छे बिजनेसमैन के पीछे या कोई भी अगर बड़ा बिजनेसमैन अगर बनता है तो उसके पीछे जो हैंड होता है वो ग्रेट अकाउंटेंट का होता है। तो हर कंपनी का अकाउंटेंट अगर बहुत अच्छा होगा तो शायद मेरे हिसाब से वो बिजनेसमैन कभी डाउन नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि कॉमर्स के अंदर जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लें और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। हमारे देश के अंतर्गत अकाउंट्स की जो उपलब्धियां हैं वो बिजनेस के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंतर्गत अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा देश को आर्थिक स्थिति में ऊंचा उठाना है तो ये मान के चलो कि अकाउंट्स के अंतर्गत या कॉमर्स के प्रति बच्चों का ज़्यादा रुझान होना चाहिए। बिल्कुल कॉमर्स में बहुत ज़्यादा रुझान होना चाहिए। एक्चुअली आप देख रहे हैं सिटीज़, जयपुर सिटीज़ देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, यहाँ पे आपको बड़ी क्वांटिटी के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट मिलेंगे। आउटर अगर सेक्टर में बात करें जैसे कि विलेजेस है, वहाँ पे क्या एक्चुअली बच्चों का माइंड सेट है, बच्चा इंटेलिजेंट है उसको साइंस दिला दो, बच्चा डफर है तो उसको आर्ट्स दिला दो, तो ये मेंटलिटी बनी हुई है। आजकल विलेज से जो बच्चे आ रहे हैं वो कॉमर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा रीज़न कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट जो भी काम करके जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने सेटिस्फाइड लाइफ अच्छे से जी रहा है। और जो टॉपर्स हैं जो वो चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हैं उनके आज लाखों के पैकेज पे वर्कआउट कर रहे हैं। आज हमारे देश के जो पीयूष गोयल जी हैं खुद चार्टेड अकाउंटेंट है, वो अच्छे पोस्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऐसे देश में बहुत उपलब्धि है। मैं खुद भी कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैंने MM.Com किया हुआ है और हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं लास्ट 20 ईयर्स से। तो अकाउंट्स के विषय के बारे में बात करूं अगर मैं और ज़्यादा, तो आप मुझे बताएं कि अकाउंट्स जो है देश में कौन कौन से सेक्टर के अंतर्गत एक सक्सेस है हो सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए अगर बच्चे कॉमर्स लेते हैं तो, क्योंकि रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के टाइम में। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जहाँ अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप एक मिठाई के शोरूम से लेकर आप बड़े बड़े टाटा बिरला किसी को भी देख लीजिए, इन सबको अगर अपना बिजनेस रन करना है तो इनके लिए एक अकाउंटेंट की नीड है। मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया था कि अगर आपको बिग बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए आपके पीछे एक ग्रेट अकाउंटेंट होना चाहिए। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ऐसे आप एक हॉस्पिटल चले जाइए सर, वहाँ डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है लेकिन वहाँ पे एक अकाउंटेंट की भी रिक्वायरमेंट है। स्कूल में चले जाइए, स्कूल में टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ भी अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पूरा जो एक एम्प्लॉयमेंट का सैलरी है, हर डाटाज है, स्टूडेंट की फ़ीस है, हॉस्पिटल में आप चाहे पेशेंट की पूरा डिटेल रखना है आपको, ये सब जो वर्कआउट करता है एज अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन ये काम नहीं कर सकता। अभी हम बिजनेस की बात करें तो पहले कहा जाता था कि बिजनेस में एक बिजनेसमैन ही है, तो क्या एक बिजनेस वुमेन भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। आज ICICI बैंक की जो पहले CEO थी वो बिजनेसमैन रही है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बिजनेस में, अभी आप देख रहे हैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि वो लखपति दीदी योजना उन्होंने चालू की। उन्होंने पूरा वर्चस्व दिखाने की कोशिश की कि नहीं, महिला लेडीज़ जो है वो आगे आनी चाहिए। और आप देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट आज बड़े बड़े बिजनेस जो हैं महिलाएं बहुत आगे लेके जा रही हैं उन लोगों। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इस बात से अभी अनभिज्ञ है, वो अनजान है। तो हम अगर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉमर्स के क्षेत्र में, इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, दुनिया में लेके आएँ तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे?
देखिए गाँव की एजुकेशन जो है उसको एक बार कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या, जयपुर आप देखिए सर, जयपुर में पूरा मार्केट कॉमर्स में बन चुका है। विलेजेस में भी जो है माइंड सेट है उसको कन्वर्ट करना में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन लगे हुए हैं लोग बाग, कई लोग लगे हुए हैं कि कॉमर्स में आजकल आप देखिए गाँव से 10 नहीं आ पा रही, लेकिन बॉयज़ को लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जाओ पढ़ाई करो। और लोग बाग कॉमर्स के प्रति आजकल इतना रुझान हो गया है कि पता है कि अगर बिजनेस करेंगे हम लोग तो बिजनेस में अर्निंग बहुत ज़्यादा है। आज देखिए सर, एक तो बिजनेस नॉर्मली करना, एक एजुकेशन लेके बिजनेस करना, दोनों में अंतर है। एक जब हम नॉर्मली अगर बिजनेस करते हैं तो एक चाय की रेडी खोलते हैं, लेकिन हम जब एजुकेशन लेके अगर हम चाय की दुकान खोलते हैं तो हम भी चाय वाले बन जाते हैं हम लोग। आज मंगल चाय, साहू चाय, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ये बिजनेस के तरीके हैं ये। आज पूरा मार्केट ई कॉमर्स पे आ गया, आप देखिए पूरा मार्केट ई कॉमर्स पे आ गया है। आज जितनी देर में आप ड्रेस पहन करके मार्केट में जाएंगे उतनी देर में तो आपको डिलीवरी गुड्स हो जाएगा, तो आपको ड्रेस पहनने भी नहीं दे रहे वो लोग। यानी मार्केट में ई कॉमर्स ने इतना तगड़ा परचम लहरा दिया है कि आने वाले टाइम में देखिएगा आप लोग, आपको दुकान तक बुलाने के पेट्रोल भी के पैसे भी दिए जाएंगे। इस लेवल पे कंपनियां आ गई है। कंपनी चाहती है कि जितना दूर का बंदा हमारे पास आएगा हम उसको उतना किराया देंगे, उसको पेट्रोल का भाड़ा देंगे, आप आइए हमारे पास। ये एक तरीका है, क्योंकि होता क्या है अभी देखिए, अब मैं आपको सिंपली बताऊँ, अगर आपको मार्केटिंग करनी है, आपको डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाना है, तो आप वहाँ से अगर अपने घर से निकलेंगे तो डोमिनोज तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो वहाँ से आपको अगर रेडी होकर निकलना है, उसके लिए क्या किया उन्होंने, आपको ऑनलाइन मार्केट दे दिया, स्विगी दे दिया, जोमेटो दे दिया। आप ऑर्डर जितनी देर में आप ड्रेस लेके पहुँचेंगे ना उतनी देर में तो आपको डिलीवर हो जाएगा। डोमिनोज ने क्या कहा कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा आपको डिलीवर करेंगे, नहीं कर पाए तो आपको पिज़्ज़ा फ्री। ये एक बिजनेस का कंसेप्ट डाल दिया गया है। इससे तो ये कहता हूँ कि अगर ये इस तरह से टाइमिंग डाल दी गई है तो इससे तो भागा दौड़ी ज़्यादा होगी और कॉमर्स ज़्यादा उत्थान करेगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या महिलाएं इस क्षेत्र में कर पाएंगी? बिल्कुल, महिलाएं वर्कआउट कर रही है आजकल। जितनी भी आज देखिए ई कॉमर्स में आजकल ये ऐसे बिजनेस है, राखी मेकिंग है, बांद्रावाल सिस्टम्स वगैरह होते हैं, ऐसे कई बिजनेस हैं आजकल। देखिए आप लोग, वाइपर्स होते हैं, झाड़ू होती है, ये लोग बाग अपने घरों में बिजनेस डाल दिए और इनको बड़े बड़े शोरूम खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ई कॉमर्स आने से क्या हुआ, उन्होंने अपने घर से क्या किया, उन्होंने डिलीवर करना चालू कर दिया और डिलीवरी की ज़रूरत है ही नहीं। आज बड़े बड़े शोरूम जो खोल के बैठे हैं लोग, इनकी बिजनेस धीरे धीरे देखिए अब मार्केट में डाउन क्यों हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब से ई कॉमर्स आया है इन्होंने मार्केट में, आप देखिए अब डी मार्ट आ गया, एक प्रोडक्ट की रेट जब आप देखते हैं मार्केट में और कंपेयर करते हैं उससे, तो आप देखेंगे तो यार ये क्या हो रहा है, इतना चेंजेस क्यों आ रहा है, क्योंकि बल्क परचेजिंग कर रहे हैं वो लोग। इसलिए ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा अभी आपको और आगे देखने को मिलेगा। ई कॉमर्स के बारे में आज की पीढ़ी को आप थोड़ा कुछ विस्तृत बताएंगे? ई कॉमर्स एक अपने घर में बैठ करके एंटरप्रेन्योर के रूप में आप वर्कआउट कीजिए। आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए। हम लोग कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए चाहिए, ऐसा नहीं है। लोग 15,000 रुपीज़ से लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने 15,000 से एक मशीन बाय की, वाइपर की। उन्होंने वाइपर का काम स्टार्ट किया घर में ही। उस वाइपर की जो कॉस्ट आती है सर, वो अप्रॉक्सीमेट 25 रुपीज़ के आसपास आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी। और मार्केट में आप देखिए सर 200 के बेच रहे हैं वो लोग। ये जो बीच का जो प्रॉफिट था उसको डाउन किया गया और उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, 50 रुपीज़ में क्या किया, कस्टमर को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। उससे कस्टमर को फ़ायदा है, लेकिन जो मीडिएटर्स थे वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे। हाँ, इस बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई बार क्या होता था, एक ज़माना था कि कोई भी प्रोडक्शन होता था और वो प्रोडक्शन आते आते कंज्यूमर तक इतना कॉस्टली हो जाता, उस पे मीडिएटर्स का भार पड़ जाता था। तो आज हमारे देश के अंतर्गत जो मीडिएटर को समाप्त किया जा रहा है, तो इससे क्या मीडिएटर्स के लिए क्या कोई नुकसान होगा क्या? देखिए हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं सर, लेकिन कस्टमर का फ़ायदा, न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि अगर किसी चीज़ को लेकर, पुरानी चीज़ को लेकर हम बैठे रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है सर। तो कुछ नुकसान भी होगा और कुछ फ़ायदा भी होगा, लेकिन फ़ायदे ही ज़्यादा हैं। आप न्यू प्रोडक्ट, न्यू वर्कआउट आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल नए नए बिजनेस कंसेप्ट आ गए हैं सर। आजकल आप देखिए ऑनलाइनली आप कितना, आज आप देख रहे हैं ब्लिंकिट, देखिए आप, जोमेटो आया, डील शेयर आया, इंस्टा बिजनेस है। ये लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठ कर के, आपको कुछ नहीं करना, आप इन्होंने अपने इतना कम रेट पर गुड्स को डिलीवर करने की कोशिश की कि कई लोग तो सोचते हैं शायद माल नकली बेच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
क्योंकि इनकी परचेजिंग इतनी बल्क है सर, इतनी बल्क परचेजिंग है। एक नॉर्मल दुकानदार 10 पीस बाय करता है बीकाजी विजय के, और वो लोग 1 लाख पैकेट बाय करते हैं, तो सीधी बात है कॉस्ट में तो डाउन आएगा। अंशु जी, कॉमर्स में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि कॉमर्स कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गुडविल पे डिपेंड होता है। तो आज एक शिक्षाविद होने के नाते, एक अच्छे अकाउंट्स के टीचर होने के नाते बच्चों को आप ये बताएंगे कि गुडविल से जो हमारी होती है वो एक बिजनेस के अंतर्गत क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? देखिए सर, बताऊँ, गुडविल अपनी एक एसेट होती है, ये हमने बिल्कुल एसेट होती है। ऐसी एसेट्स है जो इंटेंजिबल्स है, जिसको आप देख नहीं पा रहे। मेरी मार्केट में गुडविल है या नहीं है, ये आप मेरे फेस को रीड आउट कर सकते हैं बस, बाकी आप देख नहीं सकते कि सर कि क्या गुडविल है क्या नहीं है। हम लोगों ने जो मार्केट में कमाया है, रेपुटेशन जो कमाई है, वही हमारी गुडविल होती है। और बिजनेस गुडविल जो होती है एक तरह का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मीन्स अगर आज मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ कि दो कोई भी वेंडर्स है, वो वेंडर्स अपना माल गुड्स बेच रहे हैं, एक पे लाइन लगी हुई है और एक खाली बैठा हुआ है। तो जहाँ लाइन लगी हुई है उसका मतलब उस बंदे ने कहीं ना कहीं अपनी गुडविल अर्न की है सर। वो चाहे अपनी क्वालिटी से अर्न की हो, चाहे वो अपने व्यवहार से अर्न की हो, इसके बहुत चीज़ें हो सकते हैं। तो एक पर्सन के लिए अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पर वर्कआउट करना है तो आपको सबसे पहले आपको गुडविल मेंटेन करनी पड़ेगी, गुडविल अर्न करनी पड़ेगी। तो एक न्यू कमर्स के लिए गुडविल अर्न करने का क्या तरीका होगा? आपको जो भी काम करना है वो बहुत डिसिप्लिन में करना है। कभी ऐसा कोई गलत काम अपने हाथ से ना हो जाए कि हमारी इमेज खराब ना हो जाए। आप लोग देखते हैं सर, अपनी गुडविल बनाने के लिए ज़िंदगी खपानी पड़ती है, और अपना एक गुडविल को बेकार करने के लिए 1 सेकंड ही बहुत होता है। 1 सेकेंड ही होता है। 1 सेकंड ही बहुत होता है। जी जी। तो हम लोग वर्कआउट इसी पर प्रयास करते हैं कि हमारे हाथ से कभी कोई गलत काम ना हो जाए, हमारे कोई वर्ड जो है वो कोई गलत वर्ड हमसे नहीं निकल जाए। क्योंकि बड़े बड़े जो जितने भी आज मान लीजिए हम बात करें ग्रेट लीडर हमारे मोदी जी है, उनके अगर मुझसे कोई गलत वर्ड निकल जाए ना, तो देखिए आप देश की इकोनॉमी का तख्ता पलटने में 2 सेकंड लगे। ये गुडविल बनाई है उन्होंने, जब जीरो पॉलिटिक्स से लेकर आज जिस हाई लेवल पे हैं वो, उन्होंने कभी एक वर्ड ऐसा निकालने की कोशिश नहीं की। क्योंकि एक वर्ड गलती से अगर निकलता है सर, तो आप समझ सकते हैं कितनी हानि हमको होती है। हाँ, राजनीति में तो खैर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो बिजनेस का जो उतार चढ़ाव है वो गुडविल पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल करता है। तो आज एक ज़माना था जिस समय कि अपने पास इतने संसाधन नहीं होते थे। आज हमारे पास डिजिटलाइजेशन भी है, एआई भी है। तो कॉमर्स के अंतर्गत जो एआई है, अभी हाल ही में जो कि एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे देश के अंतर्गत या पूरे विश्व में कह सकता हूँ मैं, उस एआई की कॉमर्स के अंतर्गत क्या उपयोगिता है? सर, एआई का इम्पैक्ट जो दिखेगा वो आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। अभी तक एआई को हम केवल जो न्यू कॉमर्स है वो केवल क्या कर रहे हैं, उसको पिक्चर्स में एडिट करना। अभी पूरी तरह एआई बिजनेस में अभी तक वर्कआउट नहीं कर पाए, और धीरे धीरे आपको एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एआई जो है बहुत ही यूज़फुल है। देखिए सर, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। तो हम बात करें, देखिए हर चीज़ पॉजिटिव गेन करने वाला होना चाहिए। हम लोग हर चीज़ में, आप चाहे किसी भी चीज़ में देख लीजिए, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव वेज होते हैं, कुछ नेगेटिव वेज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव तो हर चीज़ के होते हैं, और यही आपको ज़रूर आने वाले समय में कुछ अच्छा दिखाने वाला है बिजनेस में भी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल अच्छी उम्मीद करते हैं। आप अंशु जी क्लास में जाते हैं, तो क्लास के अंतर्गत जाने के पश्चात बच्चों का जो रुझान है पढ़ाई के प्रति, उसको आप आज कैसे देखते हैं? देखिए सर, पहले के प्रति बच्चों का रुझान थोड़ा डाउन हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि माइंड जो आजकल बच्चों का डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और डिस्ट्रैक्ट होने का कारण जो है ये रील्स है, मीडिया। एक्चुअली क्या, बच्चे या हर सेकंड में उसको कुछ न्यू चाहिए। अगर आप उसको हर सेकंड में 2 सेकंड में कोई न्यू बात बताएंगे ना, तो इंटरेक्ट हो जाएगा। कोई नेगेटिव बात बताएंगे वो इंटरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज जैसे कोई भी आज रील्स देखते हैं आप लोग, 2 मिनट देखी, नेक्स्ट ही न्यू रील्स आनी चाहिए। तो क्लास में जो बच्चों का माइंड है थोड़ा सा ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत जीनियस है, जो स्टूडेंट है वो बहुत जीनियस है माइंड से, लेकिन उनका जो माइंड जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है, जाना जहाँ जाइए उस साइड में नहीं जा रहा। बिल्कुल यही समस्या आ रही है। एक्चुअली माइंड को जिस जगह लेके जा रहे हैं वो लोग बहुत गलत है। आजकल रील्स में आप देख रहे हैं सर, कितना कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रही है। पॉजिटिव चीज़ को गेन नहीं करना चाहते स्टूडेंट।
तो वो एक थोड़ी समस्या आ रही है। बाकी मीडिया तो सर अपने आप में अच्छा पॉजिटिव वो इम्पैक्ट आ रही ठीक है। है, लेकिन इसके हम इसको बचाव कैसे करेंगे? क्योंकि अगर लगातार ये टेंडेंसी बनी रही है हमारे देश के अंतर्गत, बच्चों का जो रुझान है, आपने बताया कि रील्स की तरफ ज़्यादा होता है और मीडिया की तरफ ज़्यादा है, तो इसके लिए हम बचाव क्या बच्चों को क्योंकि आप टीचर हैं, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई रील्स जो हैं हमारे लिए कितनी दुरुपयोगी हैं या स्टडी हमारे लिए कितने उपयोगी है? देखिए, बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि रील्स कम से कम देखें। पेरेंट्स से भी हम ये कहेंगे कि पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल कम से कम दें। रील्स बच्चों के लिए, एक 12th क्लास के स्टूडेंट तक के लिए मोबाइल जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। उसके बाद एजुकेशन में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एआई सिस्टम आ चुका है, एजुकेशन ही एआई पे डिपेंड हो चुका है, तो हमें बाद में तो मोबाइल देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी बेस लेवल पे बच्चों के लिए मोबाइल नुकसानदायक है। जी, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों के लिए इस प्रकार से। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज के टाइम में बच्चों को देखें तो बच्चे अपनी पढ़ाई में कितना समय दे पाते हैं? आपने कोचिंग में भी पढ़ाया है, स्कूल में भी पढ़ाया है, क्या एग्ज़ाम टाइम में ही बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे झुकाव देते हैं या साल भर ही उनकी ये स्थिति रहती है? देखिए सर, सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। स्टार्टिंग से आप देखिए उनका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहता है। स्टार्टिंग हम लोग इतने एक्सपीरियंस हो गए अब सर कि अब शुरुआत से पता लग जाता है कि स्टूडेंट कहाँ जाएगा। लेकिन मैक्स इसका रेशियो बहुत डाउन हो गया। पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में 15 ईयर्स पहले पढ़ाने आए थे सर, तो एक 40 क्लास के स्टूडेंट के अंदर 40 क्लास जो क्लास होती थी स्टूडेंट्स की, उसमें से लगभग 32 और 30 स्टूडेंट पढ़ने वाले होते थे। लेकिन आजकल रेशियो बिल्कुल अपोजिट हो गया है। आज 40 स्टूडेंट की क्लास में 8 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, और 32 स्टूडेंट का माइंड बहुत अच्छा है, मैं उसमें ही नहीं कह रहा, लेकिन वो मोबाइल से इतना डिस्ट्रैक्ट है कि वो अपने एजुकेशन को उसको डाउन करते जा रहे हैं। यानी टाइम को बर्बादी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये समय की बर्बादी बच्चों में वर्तमान समय में मीडिया को लेकर के है। ख़ास तौर से ये चीज़ें हमारे सामने एक समस्या के रूप में आ रही हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, अगर वो इसी प्रकार से मीडिया के अंतर्गत अपने आप को संलिप्त रखती है, संलग्न रहती है, तो समस्याएं आएंगी। इसके पश्चात आपने कभी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की होंगी? बिल्कुल सर। पेरेंट्स भी अलग अलग रुझान के होते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को अपने विभिन्न इतने सालों से आपने अपना टाइम दिया है स्टडी में या टीचिंग के अंतर्गत, तो कई बार आपने ऐसे पेरेंट्स को भी देखा होगा जो अलग अलग व्यवहार के वाले होते हैं, बिहेव उनको अलग दिखाया जाता है। तो टीचर्स के प्रति मतलब टीचर्स की क्या इच्छा हो, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, गार्जियन की क्या इच्छा होती है टीचर से? देखिए एक्चुअली सर, थोड़ा सा माइंड सेट पेरेंट्स का चेंज हो चुका है। क्योंकि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आजकल जो स्टूडेंट है वो पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर हो गया है। दूसरी बात, टीचर्स अगर उस पर कुछ करते हैं तो पेरेंट्स के मन में होता है कि मेरे सिंगल चाइल्ड है, अगर इसके कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मतलब पेरेंट्स का मेंटली इतना डाउन हो चुका है अभी कि उनको इस बात का डर है कि बच्चा कुछ गलत काम ना कर ले। वरना हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। टीचर से वही कहेगा सर आप कैसे भी इसको पढ़ाइए, आप जैसा आपको करना है सब कीजिए, लेकिन मन में एक ही डाउट रहता है उसको कि सर ये बस गलत ना कर ले। क्योंकि इतने पेरेंट्स से हम मिलते हैं तो उनके मन में ये रहता है, वो पर्सनली हमसे बात कहते हैं कि सर मेरे सिंगल चाइल्ड है ये, मैं चाहता हूँ उसको बहुत आप आगे ले जाओ, जैसे आपको पढ़ाना पढ़ाओ, आपको डांटना है, आपको पिटाई करनी है आप पिटाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये कुछ गलत ना कर ले। ये जो मन में जो है पेरेंट्स के, ये थोड़ा सा एजुकेशन को डाउन की ओर लेके जा रहा है। वरना अपने टाइम पे आप जानते हो पेरेंट्स भी पिटाई किया करते थे और टीचर्स भी पिटाई किया करते थे, तो उस समय अलग था, बच्चों में एक डर का माहौल था। लेकिन आज बच्चों को समझ में ये हो गया कि ज़्यादा पेरेंट्स कुछ कहेंगे तो हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल करके कुछ बोल करके ऐसा काम कर लेंगे। तो वो एक अभी पीटीएम जो हम लोग देखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें ये समस्या थोड़ी ज़्यादा आ रही है। लेकिन जो पुराने पेरेंट्स हैं वो आज भी ये कहते हैं कि सर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको पढ़ाइए। आप देख रहे हैं स्कूलों का माहौल कैसा हो चुका है कि बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, कैसी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है आप लोग देखते हैं। तो इसलिए के टीचर्स भी अपना हाथ पीछे खींचना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन हम लोग ओल्ड टीचर्स हैं, 15 ईयर्स हो गए, न्यू टीचर्स तो आज आप देखिए क्लास को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात यही है, कंट्रोल करना। न्यू टीचर्स तो क्लास में घुसना उसके लिए चैलेंजिंग पढ़ा नहीं है।
उसके लिए सबसे बड़ा माफी बीच में थोड़ा टोकना चाहूँगा मैं। अगर किसी भी टीचर को अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो क्या उसको भी दिक्कत आती है? देखिए, जिसको एक्सपीरियंस है, कमांड है, उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता है कि मुझे क्लास को फ्रेशर्स को दिक्कत आती है। फ्रेशर्स को फ्रेशर्स को उसके पास शायद नॉलेज है, लेकिन वो बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैलेंज इसके पास क्या है, क्लास को कंट्रोल करना। माइंड में एक भय रहता है, भय रहता है कि मेरे से कोई गलती हो गई, कोई mistake गलती हो गई, समस्या आ जाएगी। कि स्टूडेंट बहुत, मैंने क्या कहा आपको कि स्टूडेंट कोई डफर नहीं है, स्टूडेंट की एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत सतर्क है। लेकिन थोड़ा सा आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत सतर्क है और बहुत होशियार भी है। हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को वॉच भी करता है कि टीचर्स कैसा है, टीचर कैसे हैं, कौन क्या पढ़ाता है, ये सारी की सारी चीज़ें, और उसी के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि शायद वो बिहेव करता है। बिल्कुल सर। पहले स्टूडेंट कहते हैं ना कि पहले नाप तोल करके वो स्टूडेंट चेक कर लेता है कि ये टीचर कैसा है, लेकिन जब न्यू टीचर आता है उसको नाप तोल लेगा, उसको समय नहीं देता। वो पहले क्या करता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। आजकल की जो स्टूडेंट की माइंड जो सेटअप है वो थोड़ा सा हल्का सा हो चुका है, लेकिन कई ऐसे टीचर आते हैं, न्यू होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन वो आते हैं क्लास को कंट्रोल कर लेते हैं। वो उनका एक्सपीरियंस होता है, अच्छा, वो उनकी क्वालिटी होती है, उनके एजुकेशन में इतना दम होता है कि देखिए सर, वीकेंड अगर आपके पास कहीं भी वीक पॉइंट है ना, तो फिर आप मार्केट में खड़े नहीं रह पाओगे। लेकिन आप क्वालिटी आपके पास है, 100% गोल्ड है आप लोग, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब है, तो स्टूडेंट के पास इतना वो नहीं है कि आपको डिफीट दे पाए वो। मेन चीज़ है कि एक अपने आप में टीचर को दक्ष होना ज़रूरी है, बिल्कुल। परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो ऐसे में मैंने भी नाम सुना है, रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान में काफ़ी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, बहुत सारे बच्चों को मेरिट्स दिलाई हैं। तो ये सारा का सारा क्रेडिट चेयरमैन, प्रिंसिपल, पूरे स्टाफ को जाता है। प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वहाँ की जो एक प्रिंसिपल जो होता है वो बहुत रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, सारी की सारी स्कूल की जो जिम्मेदारियां होती हैं उस पे कंधों पे होती हैं। तो क्या एक टीचर उससे क्या उम्मीद करता है, प्रिंसिपल से? देखिए सभी ये उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल जो हो वो कोऑपरेटिव हो, टीचर्स से कोऑपरेशन करके चलें। और अभी राउत स्कूल की जो अपन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमें, वो बहुत इन कामों में बहुत दक्ष, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास, एक लंबा एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं कि वो एक टीचर के बात करने से उनको पता लग जाता है कि क्या कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, कितना नहीं है। तो वहाँ पे इस चीज़ की बिल्कुल कमी नहीं है। वहाँ वो कितने साल का अनुभव होगा उनका आपके अनुसार? अकॉर्डिंग टू मी शायद लगभग 30 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 15 ईयर्स तो मैं देख रहा हूँ मैम को, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैम के पास, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यानी टीचर्स को केवल बात करने से ही, मतलब ये देखने वाली बात है कि एक महिला होकर के एक इतने बड़ी संस्थान में प्रिंसिपल है और वो चला रही है, तो ये तो कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का हमारे सामने उदाहरण है। बिल्कुल सर। अभी आपने कही थी महिलाएं क्या कर सकती है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देखिए राउत एजुकेशन ग्रुप के अंदर जो प्रिंसिपल मैम है, सुशीला नेगी का नाम है, वो प्रिंसिपल मैम एक किसी भी स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो, उनमें इतनी वो है कि वो देखते ही हर बंदे की क्वालिटी को पता कर लेते हैं कि इस बंदे में क्या क्वालिटी है, क्या नहीं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल 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 सर। कि मनुष्य का चेहरा देखते ही उसके भावनाओं को, उसके अंतर्गत क्या कुछ चल रहा है, सारी की सारी चीज पहचान लेना, ये उनकी बहुत ये क्या है कि अंतर्मुखी होता है। ये मिरेकल्स पावर होती हैं कि सामने वाले की भावनाओं को जान लेना अपने आप में, और ये लगातार एक अनुभव से आती हैं। जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो काम कर रही हैं उसके अंतर्गत लगातार काम करने से अपने आप में उसके ऊपर एक पकड़ बन जाती है, और पकड़ बनने से क्या होता है कि हर चीज़ के अंतर्गत सुविधा होती है। और यही है कि मैं यही आपसे कहलवाना चाहता था कि अगर इंसान एक क्षेत्र में हो, आप कॉमर्स के सेक्टर में हैं, आपकी अच्छी पकड़ है, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट को ये बताना चाहेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स की मानसिकता ये होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो आप स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ कि भाई एक तरफ ही हमारा लक्ष्य होने से अलग अलग माइंड डाइवर्ट होगा, तो मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी। देखिए हर स्टूडेंट का एक लाइफ में एक एम होना चाहिए,
सबसे फर्स्ट बात कि आफ्टर 12th इसका मन में होता है कि मुझे क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उससे बेहतर कोई सब्जेक्ट शायद मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एज ए कॉमर्स टीचर हूँ तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मैंने भी सब तरह के स्टूडेंट देखे। कुछ स्टूडेंट जो आर्ट्स से पास आउट थे, कुछ साइंस से पास आउट थे। ऐसा नहीं है साइंस के स्टूडेंट कुछ कर नहीं पाए, बहुत कुछ कर पाए। आर्ट्स के स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब मैं ओवरऑल उनको एक तराजू में तोलने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे एक 20 लेवल का स्टूडेंट, देखिए टॉप से अगर बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ उस स्टूडेंट की जो बिल्कुल नीचे लेवल पे होता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें 40 स्टूडेंट की क्लास में 80 स्टूडेंट टॉपर्स है, वो तो कुछ कर जाएंगे लाइफ में, चलिए कोई बात नहीं। जो बाकी 32 स्टूडेंट तो कुछ, तो उनका लाइफ को चेक करना वो एक टीचर का फर्ज होता है, उनको बताए। उनको बताए। हम लोग यही करते हैं, क्योंकि हम लोग आज तक हम लोग जितने स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है तो हम लोग टॉपर्स को तो हम जानते हैं कि सीए बनेगा, बन गया सीए। और जिससे हम लोग उनको 12th क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट सीए बन चुका है। लेकिन जिन जो बेस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम कई बार कमज़ोर स्टूडेंट कहते हैं, वो स्टूडेंट कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। मन में एक दिल में ये रहता है कि वही बच्चा जो है हम लोग की रेस्पेक्ट करता है, उसको कैसे करके ऊपर लेके जाना है, क्या करना है, ये हमारा टारगेट रहता है। और तभी जाकर के हम एज एक बच्चों के फेवरेट टीचर्स बनने की यहाँ पे चले जाते हैं सर। हमारा हमेशा ये रहता है कि नहीं, मेरा स्टूडेंट पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, ये डाउन नहीं रहना चाहिए। सो कॉमर्स में ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, आज तक हमारा स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो कहीं जॉबलेस है, उसको कहीं ना कहीं वो अच्छी कंपनी में वर्कआउट कर रहा है। वो ये कहता है, बोला सर आज आपको, उस दिन आप लोग हमको डांटते थे, करते थे, आज हम यहाँ पहुँच गए तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, बच्चों को डांट फटकार हमारी याद नहीं है, उसको एक लिए याद है कि आज हम यहाँ पहुँच गए। तो वो सम्मान जो मिलता है वही हमारा सम्मान है सर। 3 चीज़ें होती हैं सर, मेरे सामने आ रही हैं। कॉमर्स के अंतर्गत सबसे अच्छा आप किसे मानते हैं? कॉमर्स करने के बाद कुछ लोग सीए में चले जाते हैं, कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं और कुछ लोग बिजनेस में चले जाते हैं। आपकी नज़र में तीनों में क्या फ़र्क है सर? देखिए सर, मैं पर्सनली अगर बात करूँ, आप एजुकेशन पर लीजिए, आप जिस लायक हैं, आप लगता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट फेस कर पाएंगे, आप करिए। लेकिन चार्टेड अकाउंट के अंतर्गत आने वाले पीढ़ी को क्या कोई समस्या आएगी? इसके अंतर्गत क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? और सीए बनने के लिए, क्योंकि सीए अपने आप में बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, आज हर कोई सीए नहीं बन सकता है। सीए बनने के लिए उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस संदर्भ में बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, सीए एक टफेस्ट कोर्स में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के लिए बहुत टिपिकल वर्कआउट है। लेकिन बस यही है कि नॉर्मली स्टूडेंट सीए करता ही वही है जो 8 स्टूडेंट होते हैं टॉपर्स। मैंने अभी आपको कहा कि 40 में से 8 होते हैं, तो वो हमें क्लियर है कि वो तो 8 सीए बन जाएंगे। लेकिन जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये है कि वो अपने आप पे अपना रास्ता क्या करते हैं, एमबीए के लिए, बीबी के लिए, लॉ के लिए, वो अपना सिलेक्शन अपने आप कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में पहले माइंड सेट है कि यार सीए तो बहुत हार्ड है। तो कोई जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और मैं बीइंग एज ए टीचर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सीए भी बन जाएँ, अगर आप सीए भी बन जाएँ तो भी आपको एज ए बिजनेसमैन वर्कआउट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बिजनेस को आप बिल्कुल, एक डॉक्टर बनने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डॉक्टर बनने के बाद भी कभी भी डॉक्टर तक सीमित ना रहें। आप कोशिश करें कि आप अपना हॉस्पिटल ओपन करें, क्योंकि हॉस्पिटल एक जरिया है बिजनेस का। आप एज ए बिजनेस के रूप में आप एक अपने अंडर में 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर्स, इनको अपॉइंट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही है जो पूरी दुनिया चला सकता है सर। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये लेना चाहूँगा कि एक मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है या एक पुलिस कमांडर, ये अपना पेट भर सकता है, अपने फैमिली का पेट भर सकते हैं। मैं किसी के लिए गलत नहीं कर, सैलरी पे डिपेंड है, सैलरी पे डिपेंड, सैलरी पे डिपेंड। लेकिन एक छोटा सा बिजनेसमैन जो चाय वाला भी होता है सर, वो भी किसी 1 या 2% को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करता है। आज हम जिस ग्रुप में वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे देश में भी शायद इस तरह का स्टार्टअप शुरू किया है हमारे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप का दिए, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को क्या है रोजगार देने की पहल की गई है। तो ये तो एक बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है। तो इस क्षेत्र में भी बच्चों को क्या जाना चाहिए? बिल्कुल क्या जाना चाहिए सर। क्या 12th पास आउट के बाद जा सकते हैं? सर एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको कहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि हम कम पढ़े लिखे होने के बाद कोई बिजनेस करते हैं तो उसका लेवल वो नहीं हो पाता। उसके लिए पूरी की वो अच्छी एजुकेशन होने के बाद अगर कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो उसका लेवल कुछ अलग होता है, मेंटलिटी हमारी बहुत अलग होती है। आज आप देख रहे हैं हर बिजनेस का कंसेप्ट चेंज हो गया सर।
चाय की थड़ियाँ नहीं रही है अब, होटल जैसे हुई है। होटल जैसी लग रही है। बिल्कुल चेंज हो गया है एजुकेशन का। जहाँ स्कूल्स आप देखिए, स्कूल आज 5 स्टार होटल्स हो गए हैं सर। जैसे जैसे माइंड सेट हुआ है, बिल्कुल एजुकेशन लिए लोगों ने, तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कितना चेंजेस आता जा रहा है। एक बिजनेसमैन सर एक घर को नहीं, पता नहीं कितने घर चलाता है। आप टाटा बिरला इनकी बात कीजिए, आज हम जिस ग्रुप में हम वर्कआउट कर रहे हैं, राउत एजुकेशन। राउत एजुकेशन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इनके चेयरमैन जो हैं BS सर हैं, आज उनके पीछे कितने लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं सर। ये बात तो सही है। एक पर्सन के पीछे इतने घरों के चूल्हे जलना, ये बहुत। कितनी ब्रांचेज होंगी? सर इनकी 6 ब्रांचेस हैं। 6 ब्रांचेज है। कहाँ कहाँ? एक बाकरोटा है, एक प्रताप नगर है, एक मानसरोवर है, एक अपने विवेक विहार सोडाला पर है, एक हीरापुरा पर है। इस तरह की ब्रांचेस। यानी एक अपना एक नेटवर्क है तरह से, बिल्कुल सर। एजुकेशन का According to me- नेटवर्क का है। अकॉर्डिंग टू मी लगभग कम से कम 1000 फैकल्टीज जो है इनके अंडर में वर्कआउट कर रही है, यानी 1000 लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं। मैं एक बिल्कुल सिंपली बात, लैंग्वेज बात वर्ड आउट बोल रहा हूँ कि एक सिंपली घर के चूल्हे जलना मतलब हो गया कि कितने परिवार चल रहे हैं। तो उन लोगों की दुआएं इनके साथ। ये तो है, ये तो है। लेकिन एक अगर एक जॉब पर्सन कोई होता है तो अपनी लाइफ में कि जॉब करके अपना कंप्लीट लाइफ खत्म कर लेता है, लेकिन एक बिजनेसमैन जब रेडी होता है तो सर उससे बहुत उम्मीद की जाती है। इसीलिए मैं कहूँगा ऐसे आप कुछ भी बन जाएं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएं, चाहे आप MBA कर लें, लेकिन आप मतलब कोशिश कीजिए। आप इन सभी चीज़ों में बिजनेस को प्रायोरिटी ज़्यादा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कानून के क्षेत्र में इस कॉमर्स का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए सर, एक्चुअली हम लोगों के जो अभी आपने बताया डॉक्टर के क्षेत्र में है कि भी डॉक्टर के अंतर्गत अपनी क्लिनिक खोल के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है, या होटल के अंतर्गत या चाय की थड़ी के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के जो जॉब्स हैं उनको साथ करके वो अपने बिजनेस को आगे कैरी कर जा सकता है। तो क्या कानून के क्षेत्र में भी कॉमर्स की कुछ उपयोगिता है? बिल्कुल सर है। आज हम लोग जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस है, जितने भी हैं कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट्स के जो ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहाँ लॉयर्स अपॉइंट किए हुए हैं। ओ, क्योंकि एक्चुअली हर केस, हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई पंगा रहता ही रहता है। लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर क्योंकि वहाँ जरूरी है। बिना आज के लीगल एडवाइजर के पॉसिबिलिटीज नहीं है सर, वहाँ लॉयर्स की रिक्वायरमेंट है। यानी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जब वहाँ चार्टर्ड अकाउंट बैठा है तो उसके बाद में एक लॉयर से वो पार्टनरशिप करता है। जब वो अपनी फर्म ओपन करता है तो वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंट भी अपॉइंट करता है वो, कि हम लोग मिलके काम करेंगे। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं लॉ का फंदा तो रहता ही रहता है। बिजनेस में सर लगभग एक इंसान कितने टाइम में अपनी प्रोग्रेस कर सकता है? सर देखिए, देखने में तो अगर ऐसे तो लोग भी आज बाय द वे कोई इंसान स्टार्टिंग करता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है किस चीज़ में? अपने बिजनेस को स्टार्ट करने, या उसको एक पीक तक पहुंचने? पीक तक तो नहीं कहूँगा मैं, एक अपने आप में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए, स्टार्ट हो जाए वो बिजनेस, दूसरों को रोजगार देने लगे, तो इसके अंतर्गत लगभग कितना एक टाइम लग जाता है? अप्रॉक्स सर मिनिमम 2 to 3 मंथ चाहिए होते हैं हम लोगों को एक बार बिजनेस को स्टार्ट करने में। कहते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते समय एक बंदा तो और चाहिए ही चाहिए आपको, यानी स्टार्टिंग में ही एक बंदा तो आपको अपॉइंट करना पड़ ही सकता है। लेकिन एक बार रनिंग में 2-3 मंथ होने के बाद लगता है आपके नो प्रॉफिट नो लॉस का आप आ चुके हैं। इसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स में एक चीज़ और है, समय की पाबंदी। समय बहुत उपयोगी होता है, तो कॉमर्स के लिए क्या है कि जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी गेन किया जाए। आज आप देखते हो शेयर मार्केट के अंतर्गत समय की बड़ी कीमत है। एक समय ऐसा आ जाता है तो मार्केट नीचे आ जाती है, एक समय ऊपर हो जाता है तो मार्केट। तो इसमें क्या है कि कॉमर्स अपनी कैसे भूमिका निभाएगा? तो कहते हैं टाइम इज़ मनी, इसीलिए कहा गया टाइम इज़ मनी। क्योंकि हर सेकंड अगर आप जितना टाइम निकालेंगे उतना आपको लॉस होता जाएगा। आप चाहे कहने का भी नहीं हो गया कि आज का कोई बिजनेस करना है, सोचते हम कर लेंगे करेंगे, ऐसा नहीं। वी आर वेस्टिंग टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, आपको करना है, स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दीजिए। आपको 1 मंथ 2 मंथ लगेगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन एक बार चलने के बाद सर मन में विचार नहीं रखना चाहिए इतना टाइम, हाँ कि मैं करूँगा ये करूँगा, तो इससे क्या है टाइम निकल आप एक बार ठीक है हाई लेवल पर ना, एक बार लो लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिजनेस कभी भी अगर आप सीक्वेंस में रहेंगे तो कभी आपको बिजनेस धोखा नहीं देगा। अगर हम शुरुआत में ही पंख फैला लेंगे तो उस केस में हो सकता है कि आपको बिजनेस को एक बार रिलीव करना पड़ जाए, लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो बिजनेस कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। लोगों का सोचना होता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होता है, लेकिन लोग जीरो लेवल पे भी वर्कआउट करते हैं सर।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं सर, जी। मैं भी बहुत सोचता था पहले कि जिस फैमिली से बिलोंग करते थे पहले सोचते थे कि यार 20,000 10,000 कमा लेंगे तो बहुत बड़ी बात थी, सोचा करते थे बहन की शादी कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन जब हमने एजुकेशन सेक्टर में हम लोग आए, हमने अपने इंस्टीट्यूट ओपन किए, तो भगवान का गॉड गिफ्ट है कि आज हम लोग एक बिजनेस है, हम लोग हमारे यहाँ फैकल्टीज वर्कआउट कर रही है, तो हम लोग कई लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यानी यानी ये कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है मनुष्य को सही हर तरीके से बिजनेस के अंतर्गत आगे बढ़ा सकती है, और कॉमर्स जो है वो एक बिजनेस का ही एक पार्ट होने के कारण वो उसको बिजनेस को बढ़ाने में आगे मददगार साबित होता है। बिल्कुल सर, सर कॉमर्स का मतलब ही बिजनेस होता है, कॉमर्स का मतलब ही बिजनेस होता है। आप एक बार कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के, एजुकेशन के लिए इसलिए कहता हूँ सर, कई बार आप देखते हैं अनपढ़ लोग भी बिजनेस कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन उनके लेकिन पास पढ़े लिखे में और उसमें फर्क बहुत होता है, वो नुकसान कर बैठता है उसको। वो नुकसान कर बैठता है, प्लस वो उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाता, वो उस हाइट तक उस बिजनेस को नहीं ले जा पाएगा। वो थोड़ा बहुत पैसा कमाया, उसको पता लगेगा कि ठीक है, वो निकल ही वो वहीं पे वो छोड़ देगा। लेकिन पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो भी पर्सन है, वो जो बिजनेस करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सर आपने एजुकेशन ली, बिजनेस भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लिए प्रेरणादायक हो, जिसने आपको शिक्षाएं दी हो, या आपके लिए एक बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व हो जिसे को देख करके आपने इस तरह की प्रेरणाएं ली हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर, वो मेरे लिए भगवान है, पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। क्योंकि फैमिली का जो बेस था, फादर जो प्राइवेट सर्विस करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा बेटा आपको जो करना है, उन्होंने पंख फैलाने का कोशिश सबको दी, बोला ठीक है आपको बेटा जो करना है। तो मेरे लिए सबसे जो प्रेरणादायक वो हैं, वो मेरे पेरेंट्स हैं सर। उनको मैं आज इतना, मुझे इतनी खुशी होती है, कभी भी कोई जाके पूछता हूँ, बात करता है ना, तो ये कहते हैं, मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि हमारा बेटा जो है हमारे लिए बहुत कुछ है। तो मुझे एक इतनी खुशी मिलती है कि ज़िंदगी में मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन मुझे इतना है कि मेरे पेरेंट्स आज मुझसे खुश है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और कोई इंसान? लाइफ में सर सभी से कुछ सीखने को मिलता है, मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आज यहाँ कुछ सीख रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए प्रेरणादायक है। बाकी टीचर्स हैं, इनकी देन बहुत अच्छी बात है। आपकी बात सुन के एक माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि आप ऐसी संस्थान में पढ़ाते हैं, तो नेचुरल है रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल या रावत एजुकेशनल ग्रुप के जो चेयरमैन है और जो प्रिंसिपल हैं, आप उनसे बात करते होंगे तो डेफिनेटली आप में वही चीज़ें इन्फ्यूज़ की गई हैं, डाली गई हैं, तो आप को कुछ बातचीत का मौका मिलता है कभी? नहीं, बिल्कुल मिलता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि सर बच्चों में संस्कार डालिए, वो हमेशा एक बात चेयरमैन सर? बिल्कुल, चेयरमैन सर का ये कहना रहता है, सर बच्चों में संस्कार डालिए। वो हमेशा जब उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कई बार कि जो मैं कर रहा हूँ वो वही कहना चाहते हैं। जैसे कई बार हमेशा कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये कहता है कि बेटा अपने माता पिता की सेवा करो। यही भाई, शिक्षा है। बच्चों को अंदर बेस लेवल ही अगर आपने डाल दिया कि अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, तो सर पेरेंट्स की सेवा करेगा तो दूसरों की सेवा को अपने आप ही करना स्टार्ट हाँ, अपने आप उनकी चीज़ के अंतर्गत जब पानी या दूध में उसमें चीनी डाल दी है चाय में, तब अपने आप मीठी हो जाएगी। मीठी हो जाएगी। जरूरत ही आज हमारे प्रताप नगर जो ब्रांच है, उसमें जो डायरेक्टर है नरेंद्र सिंह रावत, उनका भी ये कहना रहता है। वो हमेशा मैं कई बार उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो बनी इसलिए चेयरमैन सर के बेटे हैं? बेटे हैं। अच्छा अच्छा। वो चेयरमैन सर के बेटे हैं नरेंद्र सिंह रावत, जो अपनी प्रताप नगर जो ब्रांच है उसको हैंडल कर उसको रहे हैंडल कर हैं, बहुत अच्छी लेवल पे चला रहे हैं उसको। मतलब उनका एक स्टेटमेंट रहता है, मैंने हाँ, सुना है। उनका एक इतना अच्छा स्टेटमेंट रहता है। वो हमेशा, उनको मैं जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है वो ये कहना चाहते हैं कि बस जो कुछ है ज़िंदगी में वो माता पिता है, ये जब तक दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, और जिस दिन चले जाएंगे उस दिन अपने पास कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए इनकी जितनी सेवा कर सको सर, और मेरा ये पर्सनली भी ये रहा है कि जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा की है ना, वो ज़िंदगी में शायद उसको किसी का आगे हाथ नहीं हो। तीर्थ है। बिल्कुल सर, माता पिता तीर्थ है, बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। घर में अगर आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपसे खुश है ना, तो इससे बढ़िया आपके लिए तो कोई दौलत नहीं हो सकती है। तो मेरा शुरू से ये रहा है, और जब मैं इन लोगों अपने चाहे चेयरमैन से बात करता हूँ, चाहे जिस समय उनसे शीला नेगी मैम से बात करता हूँ, तो उनसे हमेशा ये रहता है, वो ये कहती है कि सर, एक बात तो मैम ने खुद ने मुझे ये बात कही कि साहब मैंने इस लाइफ में बहुत कम लोग देखे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे वर्ड सुनकर मतलब कुल मिला के ऐसा लगता है कि आपकी बातों से कि एक संस्कारित परिवार जो है उसने बहुत अच्छा प्रोफेशन एजुकेशन को चुन करके, एजुकेशन को चुनना का मतलब ये है कि समाज को सिंचित करना,
सर, और जब समाज को सिंचित करेंगे तो समाज अपने आप हरा भरा हो जाता है। तो सर एजुकेशन में को एजुकेशन को आप क्या समझते हैं? बच्चे और लड़कियां साथ में पढ़ाना, पहले एक टाइम था जिनको बच्चियों को अलग और बच्चों को, लड़कों को अलग पढ़ाया जाता था, तो आज के समय में ये चेंज हो रहा है, तो इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एजुकेशन अच्छा है, बच्चों में आपस में तालमेल होना चाहिए। ये नहीं है कि गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग। हम मेंटेलिटी अलग हो जाती है, एक मतलब म्यूचुअल होनी चाहिए। वो अपने आप एक लेवल पे आके सर मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। शुरुआत में आप जितना बांधेंगे ना उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप बच्चों को आने दीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का माइंड सेट एजुकेट, मतलब आप पेरेंट्स होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों में एक अच्छा लेवल डालने की कोशिश कीजिए, बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश कीजिए, उनको अलग करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उनको अलग करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बच्चों का माइंड सेट ऐसा कीजिए कि बेटा ऐसा नहीं करना, अपने को ऐसा नहीं करना। तो उस केस में ऐसा नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई नेगेटिव सेंस है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। बच्चों अपने आप ही सर, कई बार हम लोग जब छोटे थे, हम लोग 10th 12th तक जानते नहीं थे कि लड़की से बात कैसे करनी है। एक शर्म आती थी हम लोगों को बात करते हुए। लेकिन आज जो बच्चों देखते हैं बच्चों के बीच में, तो लगता है कि हाँ बच्चे भी फ्रेंडली हैं। हम अगर नेगेटिव इम्पैक्ट से देखेंगे, ब्रॉड माइंड हो जाता है, ब्रॉड माइंड हो जाता है। ब्रॉड माइंड हो जाता है। तो सर आप टीचर हैं और मैं समझता हूँ कि टीचर होने के नाते इस समय आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो बच्चों में ऐसी क्या टेंडेंसी पैदा की जाए जिससे उनके अधिक से अधिक मार्क्स आए, क्योंकि शिक्षा का मकसद यही होता है कि ज़्यादा नंबर लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई को रेगुलर टाइम दें। इस बार तो एग्ज़ाम भी थोड़ा जल्दी कर दिए गए। स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाएं, एक साथ नहीं बढ़ा पाएंगे आप लोग। एग्ज़ाम नियर है, रेगुलर स्टडी दें। जिस स्टार्टिंग 2 चैप्टर 3 चैप्टर छोटे चैप्टर से स्टार्ट करने का स्टार्ट करें और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाते जाएँ। और अपने आप रिजल्ट अपने आप आए, रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए आप लोग। मैं शुरू से स्टूडेंट को ये कहना होता है कि रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए। अपना जो टारगेट है अपने चैप्टर वाइज क्लियर करते जाइए, रिजल्ट अपने आप आएगा। कि जितने भी मेरिट रोलर स्टूडेंट होते हैं उनका यही कहना होता है, सर सोचा नहीं था मुझे मेरिट भी मिल जाएगी। बस टारगेट ये होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर को क्लियर करना है, ये चलना है, तो आगे रिजल्ट अपन सोच लेंगे सर मुझे मेरिट। तो बच्चा कई बार क्या होता है, नेगेटिव सेंस में चला जाता है, वो डिप्रेशन में आता है। अपना टारगेट ये है कि अपना इस चैप्टर को क्लियर करना है, हो गया, नेक्स्ट चैप्टर क्लियर करना, क्लियर हो गया, रिजल्ट अपने आप देगा। सर कहते हैं मेहनत करने वालों को मंजिल अपने आप मिल जाती है। मेहनत करने के लिए एक बच्चे को कम से कम कितना घंटे पढ़ना चाहिए? सर डिपेंड ऑन स्टूडेंट। अगर अप्रॉक्सली स्टूडेंट अगर स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, तो उसके बाद अगर 2 या 3 और पढ़ लेता है वो स्टूडेंट, तो उसके लिए मैक्सिमम वो क्यों रिपीटेशन देना होता है, क्योंकि स्कूल में वो पढ़ रहा है, कोचिंग्स में वो पढ़ रहा है, और प्लस 2-3 घंटे और वो देता है टाइम को, तो एजुकेशन के लिए बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम पढ़ना पड़ता है। कई बार लोगों का ये कहना रहता है कि नहीं CA के अंदर 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये सब बोकस चीज़ है, कोई नहीं। यानी 18 घंटे अगर हम वेस्ट कर रहे हैं और उस 18 घंटे में हमारी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है, तो 18 तो घंटे बेकार का मतलब नहीं है। बेकार हो। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि आज के टाइम में बच्चों के अंतर्गत एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी की बात करूँ, स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। और स्मार्ट स्टडी से क्या है कि बच्चे अपने आप में टाइम कम समय में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमारी जो लास्ट ईयर की जो टॉपर्स थी, स्टेट मेरिट थी, उस बच्चे का एक बहुत अच्छा बात था, उसका यही बात कही थी कि सर मैंने हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा हमको, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। हम 10 घंटे पढ़े, सब मतलब नहीं है। टीवी चल रही है, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई मतलब सच नहीं है। आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, बहुत है। अगर आपने अच्छी स्मार्ट स्टडी करके 2 घंटे पढ़ लिए तो बहुत है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में बच्चे जो एग्ज़ाम के अंतर्गत अपीयर होने जा रहे हैं, उनको कौन से विषय को कितना समय देना चाहिए, कौन से विषय को नहीं देना चाहिए, अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, सभी सब्जेक्ट अपने लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए जो फोकस आपके फ्यूचर में वर्कआउट करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आपके लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बस आपको ये फोकस करना है कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है तो एज ए आप अकाउंट जिस सेक्टर में जाना है उस सेक्टर का जो टॉपिक है, जो विषय है, उस पर ज़्यादा आप कंसंट्रेट। अगर आपको BCA MCA करना है तो आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, कमांड करनी पड़ेगी। मतलब सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं,
ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम बाद कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं लाइफ से चले जाते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पे अपना टाइम दीजिए। कॉमर्स अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है तो अकाउंट्स को थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि अकाउंट्स एज ए वो सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ क्रिएशन सब्जेक्ट है। आने वाले टाइम में आप लोगों को अकाउंट सब्जेक्ट जो है किसी भी कंपनी में एज ए आप नॉर्मली स्टूडेंट हैं तो एज ए अकाउंटेंट आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा हायर स्टूडेंट हैं तो एज ए आप MBA करके, आप कॉस्ट अकाउंटेंट करके या चार्टर्ड अकाउंटेंट करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। जी अंशु जी, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आपने बताया कि आप एक अच्छी संस्थान में काम कर रहे हैं। जब अच्छे खेत के अंतर्गत सारी फसल अच्छी होती है और कई बार क्या है कि खरपतवार का बीज आ जाता है तो वहाँ पे खेत को क्या है कि पूरे को बर्बाद कर देता है, ख़राब हो जाता है उसमें। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स कैसा होना चाहिए? सर टीचर्स वो कई बार एक ऐसा स्टाफ में टीचर आ जाए कोई जो नेगेटिविटी रखता हो, तो क्या वो टीचर के काबिल होता है? देखिए, जिनमें नेगेटिविटी होती है सर वो टीचर के लायक नहीं होता, लेकिन समाज है, ये समाज में सब तरह के लोग होते हैं, उनसे थोड़ा गैप रखें या थोड़ा टाइम बाद अपने आप वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि मेरा कभी भी ये नहीं रहा सर पॉलिसी कि किसी को हटाना ही सॉल्यूशन होता है, तो ज़िंदगी से किसी को निकालना ही सॉल्यूशन है। हम उससे दूर रहें, बच्चों में ही संस्कार, बच्चों को ही थोड़ा सा देने की कोशिश करें कि बेटा ठीक है एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं सर। मैं अपनी लाइफ में कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन बस बार बार ये कोशिश करता हूँ कि अपन से कभी ऐसा गलत ना हो कि अपन किसी के लिए गलत बोले। शुरू से एक पेरेंट्स से कहा बेटा अपनी जॉब छोड़ देना, लेकिन किसी की पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना। तो शुरू से मन में एक विचार रहा है कि नहीं, चाहे मुझे वो काम छोड़ना पड़ जाए लेकिन ठीक है, उसको हम समझाते हैं। मेरा साथ शुरू से एक रहा है कि मेरा कोई मेरा साथी कोई है, मैं उसको बहुत प्यार से सर ये गलती आ रही है आप इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। क्योंकि बच्चे क्या हमसे बोलते हैं, बच्चे हमारे बहुत क्लोज है, बच्चा हर बात बोलता है, तो हम कोशिश करते हैं अच्छी बात है ठीक है, प्रिंसिपल तक वो बात ना पहुँचे उससे पहले क्या करते हैं टीचर को ही हम हैंडल करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी सेवाएं देने आया है सर। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिविटी हो सकता है, कुछ समय बाद वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि याद नहीं। अब लास्ट में लगता है कि अब नहीं हो रहा तो फिर सर वो तो जो करेगा वो भुगतान करेगा, अपने हाथ में ऐसा नहीं। लेकिन हम शुरू से कोशिश करते हैं कि कभी भी कोई ऐसा हो तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ कमियाँ इंसान में होती है सर। शुरुआत में जब हम लोग आए थे कुछ कमियाँ हमें भी थी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता गया, अनुभव आता गया, सुधार आ जाता क्योंकि किसी चीज़ को हटाना ही सर सॉल्यूशन मैं नहीं मानता कि लाइफ में ये सॉल्यूशन है। इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव किया सकता है बिल्कुल, और किसी का हम भला करते हैं तो भगवान देख रहा है सर। मैं इन चीज़ों में भगवान के प्रति बहुत थोड़ी आस्था रखता हूँ। हाँ, वो जैसे हम गेंद को फेंकते तो वो बाउंस होती है, Bounce। यानी जैसा हम बोलेंगे वो चीज़ वापस लौट वापस करके आ जाएगी। तो शुरू से ये रहा है कि हम लोग हैं कौन सर, हम लोग बस एक तत्पति तरह वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा फल। गीता वाली बात कर रहे हैं आप कि ये बिल्कुल भगवान ने कहा है कि केवल तुम्हें तो कर्म करना है, बाकी मेरे पे छोड़ दो, जैसा होगा मैं दूंगा या नहीं दूंगा, इट्स टोटली डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी थीम पे हम वर्कआउट करते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा सर। तो यानी स्टूडेंट हम जैसा पढ़ाएंगे वैसे ही बच्चे। आज कई बार हम लोग स्कूल में जब देखते हैं कहते हैं बच्चे इतना प्यार देते हैं सर, आपको ऐसा क्या कारण है, बच्चे चरण स्पर्श करते हैं क्या कारण है सर? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बोलने से कोई चरण स्पर्श नहीं करता सर। ये चरण स्पर्श वाली जो बात है ये अपने आप में ही क्लियर कर देती है कि हम कहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बच्चे में क्या डाल रहे हैं। तो बच्चा अपने आप में इंस्पायर होकर के आ रहा है, किसी को जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। किसी को कोई कर ही नहीं सकता सर, बच्चों को अपने आप वो बच्चा ऑटोमेटिक करे वही सबसे अच्छी बात मानी जाती है। आपको दिख जाएगा, आप लोग भी जब कभी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा यार ये बच्चे इन टीचर से ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या अगर टीचर ऐसा नहीं कोई मारा पीट भी ऐसा नहीं है, ये सब आप कोई अगर टीचर कहना मार पीट के किसी स्टूडेंट को हम ऐसा करा सकते हैं सर, ये आपकी बहुत गलत नेगेटिव चीज़ है। अगर आपको बेस्ट टीचर बनना है तो आपको लंबे समय तक वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको बच्चों को बिल्कुल प्यार से तरीके से डिसिप्लिन से आपको बच्चों को लेके चलना पड़ेगा, तब बच्चे आपका रेस्पेक्ट अपने आप करेंगे। आप अच्छा कहते हैं गिव रेस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, आप बच्चों को सम्मान देंगे सर तो बच्चा आपका सम्मान जरूर करेगा, उसके लिए आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी एग्जाम आ रहे हैं तो सर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि अब रेगुलर थोड़ा स्टडी पे फोकस करें, एजुकेशन पे हर सब्जेक्ट पे अपना एक टाइम शेड्यूल में बना ले कि किसको इतने घंटे पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट को थोड़ा वीक है उसको थोड़ा सा प्रमोट कोशिश करें। बाकी ठीक है, ज़्यादा बर्डन ना ले,
मैं कभी भी बर्डन एजुकेशन पे फोकस नहीं करता कि हाँ ठीक है कि अब अपने, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कई बार माइंड से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, उसको लगता है मेरा एग्जाम आ गया, पेरेंट्स का फोबी होता है, तो कई बच्चे क्या घबरा करके रिजल्ट नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सर कुछ गलत वर्कआउट करने की कोशिश करते हेल्थ के प्रति भी आप बच्चों को थोड़ा अवेयर करते हैं क्या? हैं। बिल्कुल सर, मैं तो बच्चों को टोन मारता हूँ, जो बच्चे कमजोर लगते हैं मुझे मैं उनको टोन मारता हूँ कि घर वालों को देखो कुछ कुछ खिलाया नहीं खिलाया। इससे क्या बच्चा वो लगता है अरे सर आप मेरे मुझे बार बार ऐसा करते हैं, तो वो क्या बच्चे मोटी बच्चों से प्यार से बात करना, बच्चों को हंसाना। सर मेरी क्लास जब चलती है तो मैं बच्चों को बीच बीच में लगता है मुझे 10 मिनट पढ़ा लिया तो एक बार कोई डायलॉग मारना है, डायलॉग मारते बच्चे खिला जाते हैं। जो होता है ना कंप्यूटर में Refresh हो जाते हैं। बिल्कुल कंप्यूटर में F5 की होती है, बच्चा रिफ्रेश हो जाता है। तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं एक बच्चा हंस जाता है तो क्लास रिफ्रेश हो गई, फिर वापस चलो। तो एक कुछ खेल खेल में पढ़ाई, खेल खेल पड़ेगी, खेल खेल बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ कि हमारे सर है, इन्होंने हमें कुछ दिया है इस लाइफ इसको गेम थ्योरी कहते हैं टीचिंग के अंतर्गत। तो वो उस पर हम वर्कआउट करते हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे अपने जो टाइम दे रहे हैं आप अपने ये अचीवर्स क्लासेस को, और अपने कौन कौन से जो कैटेगरी के कौन कौन सी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, कॉलेजेस के भी आते होंगे आपके पास? बिल्कुल सर, सर माई सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा दे ही दिया था। हाँ। अचीवर्स क्लासेस को चलाते हुए हमको अप्रॉक्स 20 ईयर्स हो गए। 2 ब्रांच हमारी है, लगभग हमारे पास 5 to 8 फैकल्टीज वर्कआउट कर रही हैं। 5 फैकल्टी तो हमारी रेगुलर है और 3 फैकल्टीज हम एज ए पार्ट टाइम वर्कआउट करते हैं। और हम बहुत अच्छे लेवल पे सभी, हमारा फोकस रहता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे नहीं पेरेंट्स, वो हमसे सेटिस्फाई होने चाहिए। सर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे केवल स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, स्टूडेंट की पूरी फैमिली पढ़ रही है। अगर किसी फैमिली का एक स्टूडेंट मुझसे आगे पढ़ के चला गया तो उसका पूरी फैमिली का जो बच्चा है वो मुझसे आगे जरूर एजुकेशन देगा। अच्छा अच्छा। ऐसा मैंने क्या दिया वो तो भगवान को मालूम है सर, लेकिन बस ये रहता है कि बच्चों में संस्कार पूरे डाले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की। हम लोग जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं सर वो हमारा 11th क्लास से रहता है, 11th 12th BCom MCom MBA CA CMA एक एक क्लासेस भी आप बिल्कुल हम चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप समाज के अंतर्गत इस प्रकार से एजुकेशन के माध्यम समाज को एक दिशा दे रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आकर के जो हमसे बातें की हैं, एक बार पुनः ये बताएंगे कि भाई बच्चों को हमें किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए नई जो आगे पीढ़ी आ रही है उसमें किन किन चीज़ों से बच्चों को अपने आप को दूर रखना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें जो है, क्या लक्ष्य ज़रूरी है, क्या समाज के अंतर्गत रील देखना ज़रूरी है, क्या हम मीडिया की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आप पुनः एक बार बच्चों को बताइए या आज के जो युवा पीढ़ी हैं उनको समझाइए कि किस तरह से हमें कौन कौन से कार्य, क्योंकि एक टीचर हैं आप और टीचर का ये दायित्व बनता है कि समाज का निर्माण में अपनी पूरी भूमिका निभाए। तो उस भूमिका के अंतर्गत आप इस समय क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को, और जो बच्चे कॉमर्स के प्रति कम आ रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से लेडीज़ के मामले में, क्योंकि आपने बताया कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से कम भाग ले रही हैं, आप उसके बारे में बताइए मुझे। मैं सिंपली सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम टाइम भी है आप लोगों का और आप लोग बस पूरा फोकस एजुकेशन में रखिए। अभी मोबाइल से दूर रहिए। पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल को थोड़ा बच्चों से दूर रखें। बच्चा अगर यूज़ करता है एकदम से आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो दिक्कत करे आपको, लेकिन आप थोड़ा टाइम उसको दे करके उसके साथ रहते फ्रेंडली आप वर्कआउट करने की कोशिश करें। बच्चों पे अभी एजुकेशन के अभी एग्ज़ाम टाइम है, उन पे ज़्यादा फोर्स ना करें। अगर लग रहा है कि बच्चा नहीं पढ़ने की इसकी इच्छा है, बहुत ज़्यादा बर्डन डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि बेटा आप लोग पढ़ते रहें, जितना पढ़ सकते हैं स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप 4 आवर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए। हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क पे फोकस होना चाहिए। जो चैप्टर आपके लगता है आपको कि मार्क्स ज़्यादा है, टाइम कम लगने वाला है, उन चैप्टर्स को पहले क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि पता लगे कि हम लोग 3 मार्क्स का चैप्टर है उस पर 4 दिन लगा दिए, वो जो चैप्टर 8 मार्क्स का है उस पर हम बुक 1 आवर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट गलत है। स्मार्ट वर्क से यही होता है कि कम टाइम दे करके अच्छे मार्क्स गेन करना ही तो स्मार्ट वर्क है। इसलिए और कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करना चाहें तो कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉमर्स आपके फ्यूचर है। आप एक बार कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। कॉमर्स आपको ज़िंदगी में वो दिलाएगा जो आप
शायद उम्मीद भी नहीं कर रहे। उम्मीद भी नहीं करते। उम्मीद भी नहीं आपने करते। बिजनेस का बताया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे वो। क्योंकि बिजनेस सर, मैं कितने लोगों के बारे में आपको बताऊं सर, बिजनेस तो बिजनेस है। अगर आपने कोई भी बिजनेस कर लिया, मैं बहुत बड़े सर, मैं क्योंकि मैं खुद भी इतना बड़ा पर्सन नहीं था और मैं हूँ, लेकिन बस ये कहूँगा कि बिजनेस ही है जो एक इंसान को बहुत आसमान तक ले जा सकता है। और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे हम कुछ और का वर्कआउट, केवल आप बिजनेस करने की कोशिश कीजिएगा। आप चाहे किसी सब्जेक्ट से हो, आप अपने सेक्टर्स में रह करके अपना बिजनेस समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम अपनी इनकम को जॉब से कभी तलाश नहीं सकते। हम चाहें कि जॉब करके हम 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी करके, 1,00,000 रुपये की नौकरी करके हम कोई लाइफ में कुछ कर पाएंगे। आप जिस भी पोजीशन पे हैं, आप अपना बिजनेस समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे दो फायदे हैं, आपकी इनकम जनरेट होगी, प्लस देश का निर्माण होगा, प्लस आपके साथ जो टीम वर्कआउट कर रही है वो आपको दुआएं देगी सर, उनके बच्चे आपको दुआएं देंगे, क्योंकि एक मालिक को देखने का नजरिया सर एक अलग होता है। राष्ट्र के प्रति बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र के प्रति बच्चों को ये कहूँगा कि बेटा जो कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ करो, जिस भी एजुकेशन सेक्टर में आप लोग हो, कॉमर्स में है तो बिजनेस अच्छा करके आप लोग ऐसा कीजिए कि देश का नाम हो, देश में अपनी एक अच्छी कंपनी में आपका एक नाम हो, लगे कि हाँ कि आपने कुछ लाइफ में कुछ किया है। और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के प्रति? ग्रामीण क्षेत्रीय महिलाओं को या बच्चियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा एक बार कॉमर्स सब्जेक्ट आप लेके देखें। जो 10th क्लास में स्टूडेंट में है उनको ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करके देखिए। अगर दौड़ लगानी है, कदम तो उठाना पड़ेगा, बिल्कुल से उठाना पड़ेगा। एक बार कॉमर्स सब्जेक्ट आप लेके देखिए, लगता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट कई लोग कहते हैं कि हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप एक बार इसमें एंट्री लेंगे तो मेरा मानना यह है सर कि कॉमर्स सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो बच्चों का माइंड ग्रोथ है, उसके माइंड को हिलाता है, वर्कआउट करने की कोशिश करता है। जब बच्चा माइंड में एक चीज़ आती है, पैसा पैसा पैसा, बिजनेस कैसे करना है, हमारे स्टूडेंट गर्ल्स को हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए, आप बिजनेस वूमेन बनिए। एक बार बिजनेस वूमेन अगर बन गई ना तो आपको लगेगा कि लाइफ है। जी जी, बिल्कुल लाइफ है, बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आज आपने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कुछ बातें सुनी, कुछ कॉमर्स से क्षेत्र से जुड़ी बातें सुनी, राष्ट्र से बातें, राष्ट्र के प्रति हम लोगों का दायित्व क्या है प्रत्येक नागरिक का, क्योंकि टीचर एक समाज का निर्माता होता है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में अंशु जी खंडेलवाल, जो वर्तमान में रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, इनकी अपनी एक कोचिंग भी है, अचीवर्स क्लासेज। तो आप हमारे बीच में आए अंशु जी, आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बुलाया, आपने अपना कीमती समय में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.